हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज ऑफ हेल्थ क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उस वीडियो में लास्ट में मैंने एक चीज़ बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है, जो प्रोटियोग्लाइकन के रूप में रहते हैं। वहाँ पे दो चीज़ मैंने छोड़ दी थी, जिसमें एक था ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में और एक था ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। एक ग्लाइकोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में, तो उसको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल के बारे में थोड़ा डिटेल तो नहीं कर सकते, बट बेसिक नॉलेज ही हम लोग लेंगे कि क्या क्या साइटोप्लाज्म में क्या क्या सेल ऑर्गेनल होते हैं और उनका बेसिक फंक्शन क्या है। तो इस क्रम में हमको जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक सेल है। सेल के अंदर का जो पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म है। सेल के बाहर जो ग्रीन हमको दिख रहा है डायग्राम में, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ग्रीन कलर का जो दिख रहा है हमको, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर का पोर्शन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम सबसे पहले शुरू करते हैं सेंटर से। तो सेंटर में क्या है? सेंटर में है न्यूक्लियस। सेंट्रल में क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर एक कवरिंग है, डबल में लेयर हमको दिख रहा है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लग सेल मेम्ब्रेन की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी का स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होता है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें मल्टीपल पोर्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में मल्टीपल स्पोर्स होते हैं, ये काफ़ी माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो खाली जगह दिख रहा है हमको ये। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में जो क्रोमेटिन मटेरियल, डीएनए वगैरह, वो पाए जाते हैं। और उसमें एक दूसरा स्ट्रक्चर है, उसका क्या होता है? न्यूक्लियोलस। क्या है वो दूसरा स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोलस। इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, बट याद रखना है कि ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो ट्रू नेचर का नहीं होता है। ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मेनली जो होता है कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल का जैसे एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन हो जाने की वजह से ये स्ट्रक्चर हमको वहाँ पे दिखता है। स्ट्रक्चरली प्रोटीन मॉलिक्यूल का, आरएनए से रिलेटेड जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उनका एक्स्ट्रा वहाँ पे गैदरिंग या कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। इन जनरल ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस। अब आते हैं हम साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे जो हमको रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमको ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिखेगा, ये है सिस्टर्नी। और यहाँ पे कुछ वेसिकल्स हैं। वेसिकल्स भी सिस्टर्नी के ही पार्ट है और आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। वेसिकल्स और सिस्टर्नी के बीच का जो पोर्शन है उसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। और उसका जो नेचर होता है वो साइटोप्लाज्म के नेचर से डिफरेंट होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम है कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स वगैरह का फॉर्मेशन करना और प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, लिपिड का फॉर्मेशन करना, एसेट्रा। इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी फॉर्मेशन वगैरह होते हैं वो उनको गाइड करता है कहाँ पे? गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस, ये जो स्ट्रक्चर हमको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है? गोल्गी अपरेटस। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीजें फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होगा, उनको गाइड करेगा कहाँ पे? गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस में उनका प्रोसेस होगा और वहां से वो गोल्गी वेसिकल्स के रूप में रिलीज होंगे और फिर सेल के बाहर या अंदर जहां उनकी नीड होगी वहां पे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने समझ लिया गोल्गी एपरेटस को। साइटोप्लाज्म के मोस्ट ऑफ दी जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं और भी दूसरे जो सब ऑर्गेनेल हैं, उनका फॉर्मेशन मेनली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस के कॉम्बाइन इफेक्ट से होता है। कुछ में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ में गोल्गी एपरेटस रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कुछ ब्लैक डॉट दिख रहे हैं। तो ये ब्लैक डॉट क्या है? ये नथिंग बट द राइबोसोम है। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम रहेगा उसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जिसके ऊपर में राइबोसोम नहीं होगा उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेनली लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोल्गी एपरेटस। भी हमने बता दिया कि गोल्गी एपरेटस कुछ ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, कुछ वेसिकल्स है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीज बनता है वो गोल्गी के पास जाता है, प्रोसेस होता है। गोल्गी एपरेटस कुछ नए चीजों की बनाता है और उसको बर्डिंग के रूप में, वेसिकल्स के रूप में सेल में रिलीज कर देता है और वो फिर जहाँ जरूरत होता है सेल के बाहर या अंदर वहाँ पे चले जाते हैं। इसी क्रम में गोल्गी के द्वारा क्या बनता है? लाइसोसोम भी बनता है। लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। यह है लाइसोसोम। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाएगा जो कि फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को करता है और सेल में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे या फिर जो सेल का जो पार्ट खराब हो गया होगा उसको डाइजेस्ट करके सेल को
सेफ रखता है। नेक्स्ट इसी तरह का एक और एग्जांपल है पेरिक्सीसोम जो लाइसोसोम की तरह फिजिकली होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो लाइसोसोम है वो गोल्गी अपरेटस से बना होता है, जबकि पेरोक्सिसोम होता है वो एक दूसरे के मतलब खुद स्वयं से ही बडिंग के द्वारा एक से दूसरा बन सकता है, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। और क्या डिफरेंस है, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा और पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेटिव एंजाइम होगा, यानी डिफरेंट जो सेल के फंक्शन वगैरह है उसमें ये हेल्प करता है। और लाइसोसोम का मेन फंक्शन है जो भी सेल के खराब सब्सटेंसेस वगैरह है उनको डाइजेस्ट करना। नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसका मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन की सहायता से एटीपी का निर्माण करना। इसके भी देखेंगे अगर हम तो डबल लेयर है, एक है आउटर आउटर मेम्ब्रेन है, एक है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इसमें भी क्या पाया जाता है, सिस्टर्नी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिस्टर्नी पाया जाता है। सिस्टर्नी के अंदर के पार्ट का होता है, ये जो सिस्टर्नी के अंदर का पार्ट है ये है मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स में एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है और माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब में ट्यूब लाइक या सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देना। ये बेसिकली सेल के जो मेन कंपोनेंट है, जो सेल के बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं या फिर सिंथेसिस करते हैं। तो सरफेस एरिया अधिक रहेगा तो फिर उनको अपने कामों को करने में सुविधा होगी। नेक्स्ट जो हमको देखना है, कुछ छोटे-छोटे कुछ बहुत सारे पूरे सेल में छोटे-छोटे बहुत सारे सेक्रेटरी वेसिकल्स पाए जाते हैं। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है वही सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से। इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, हार्मोन्स जो भी कुछ होता है अकॉर्डिंग टू सेल एंड ऑर्गन पाया जाता है, जहाँ से उनका रिलीज होता है, कंट्रोल होता है सेल के द्वारा, और डिफरेंट सब्सटेंस जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनमें ये हेल्पफुल होते हैं। ये बेसिक साइटोप्लाज्म का कंटेंट हो गया। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में एक चीज जो पाया जाता है जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन में मेनली तीन तरह का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहाँ पे हमको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जनरली ये साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, सपोज ये है माइक्रोट्यूब्यूल, क्या है माइक्रोट्यूब्यूल, ये है माइक्रोफिलामेंट और ये जो रेड दिख रहा है ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर ये नहीं होते हैं तो ये हो सकता है कि सेल का अगर सपोज किसी कारण से सेल का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन कोलैप्स कर जाएगा। फिर इसी तरह से कभी प्रेशर हुआ तो सेल मेम्ब्रेन दब जाएगा, पिचक जाएगा। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन दबेगा तो दूसरे सेल ऑर्गेनेल को धक्का मारेगा, फिर वो अपने जगह से हट जाएंगे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या फिर सेल को एक स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए ये स्ट्रक्चर है जो सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि जो पिलर वगैरह होते हैं घर वगैरह में उस तरह का काम करते हैं। ये जनरली जो माइक्रोट्यूब्यूल है और माइक्रोफिलामेंट है वो सेल के साइड बाय साइड में होते हैं। जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, सेल के साइड बाय साइड में ये रहेंगे। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो क्या करते हैं, जैसे ये माइक्रोफिलामेंट है इसकी सहायता से हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया को ये पकड़े हुए हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़े हुए हैं, एक जगह पे रोके हुए हैं, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया इधर उधर नहीं होगा या फिर उनका जो नॉर्मल पोजीशन है वो रिलेटिवली सेल कंपोनेंट का जो रिलेटिव पोजीशन है वो फिक्स रहेगा। उसी तरह से कुछ यहाँ से भी सेम वे में कुछ यहाँ से भी हो सकता है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट आए हो। यहाँ पे अगर माइक्रोट्यूब्यूल कुछ है तो वहाँ से भी इंटरमीडिएट फिलामेंट आए हो। इस तरह से डिफरेंट माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं जो सेल कंपोनेंट को उनके रिलेटिव पोजीशन में बनाए रखते हैं। सेकंड चीज हम ये भी देख सकते हैं कि ये एक और काम करते हैं, जैसे कि अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ प्रोसेस हुआ, कुछ बना, उसको जाना है गोल्गी अपरेटस में, तो इनके लिए एक डायरेक्शन का भी काम करते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे गोल्गी अपरेटस है, यहाँ जाना है, तो सब्सटेंस रिलीज होगा तो उनको एक पाथवे बताएंगे कि आपको इस डायरेक्शन में इसके थ्रू से होकर गोल्गी अपरेटस में पहुंचना है। फिर जब गोल्गी अपरेटस से कोई भी सब्सटेंस रिलीज हो रहा है और तो उसको सेल के बाहर अंदर करना है तो उसके लिए एक पाथवे प्रदान करेंगे। तो इन शॉर्ट ये सेल का जो है वो सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सेल को एज ए फंक्शनल यूनिट, क्या क्या सेल काम करता है बॉडी को लिविंग बनाए रखने के लिए, और सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन है या फिर सेल का क्या फंक्शन है उसको हम लोग एक बार समझेंगे। थैंक यू।